अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो जो नेक्स्ट चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एक आप लोग देख रहे हैं कि एक थर्म है और दूसरा है डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है फ्लो। तो थर्म का मतलब हो गया हीट और लफ्ज डायनामिक का मतलब हो गया फ्लो या मोशन। फ्लो कर लें आप। तो ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी फ्लो ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट जो चेंजेस कॉज करती है उसको हम थर्मोडायनामिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक जो है वो हमें क्या बताती है। थर्मोडायनामिक हमें बताती है व्हाई अ केमिकल रिएक्शन अकर, व्हाई अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्यों होता है हमें थर्मोडायनामिक बताती है, या एक केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो हमें थर्मोडायनामिक बताती है। हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर, ये हमें बताती है हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, ये हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स से। तो थर्मोडायनामिक हमें बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है क्यों होगा और क्यों होता है, और हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो ये जो वाई केमिकल रिएक्शन अकर, तो आप लोगों को पता है तमाम केमिकल रिएक्शन जो है अपनी एनर्जी जो है एक नेचर की टेंडेंसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की टेंडेंसी है कि एनर्जी लो करने के चक्कर में होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्यों होता है ये हमें बताता है थर्मोडायनामिक्स, और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक टर्म है जो हमने करनी है। पहले नंबर पे है सिस्टम और सराउंडिंग। सपोज आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप स्टडी करें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो आपका सिस्टम है, और टेस्ट ट्यूब जहां पे पड़ी है वो उसकी सराउंडिंग है। तो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन और अंडर स्टडी, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम हो गया पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, उसको हम सिस्टम कहते हैं, और सराउंडिंग है जो बाकी पार्ट बच जाता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, सपोज आप लोगों के पास एक बीकर है यहाँ पे, सपोज आप लोगों के पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर कुछ पानी है। एक बीकर है और उस बीकर में कुछ पानी है। आप लोग बीकर में मौजूद इस पानी को आप लोग हीट करते हैं, और याद रखें ये बीकर ओपन है, ये बीकर ओपन है। आप इसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो जाहिर है आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं इस बीकर में मौजूद पानी को, तो वाटर वेपर्स यहाँ से निकलते हैं, वाटर वेपर्स भी यहाँ से निकलते हैं। दूसरा ये है जब ये बीकर हीट होता है तो जाहिर है इसकी हीट भी जो है वो यहाँ से फ्लो करती है बाहर की जानिब, हीट भी फ्लो करती है। तो ये एक ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है यानी मैटर, और एनर्जी यानी हीट भी यहाँ से बाहर फ्लो करके जा रही है, आप लोगों के पास ओपन सिस्टम। उसके बाद आप लोगों के पास क्लोज सिस्टम है। सपोज आप लोग इसी बीकर में पानी आप लोग हीट करते हैं, लेकिन ये बीकर जो है इसका मुंह जो है वो बंद है। अब इसमें क्या है, आप लोग जब इसमें पानी को हीट करते हैं तो पानी जब हीट होता है बीकर भी हीट होता है, यहाँ से हीट तो फ्लो करके बाहर जा सकती है, लेकिन अब वाटर वेपर्स ऊपर नहीं जा सकते, वाटर वेपर्स ऊपर नहीं जा सकते। तो ये आप लोगों के पास एक क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है कि मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, वाटर वेपर्स तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहे, लेकिन हीट बाहर फ्लो करके जा रही है। ये आप लोगों के पास क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर, जैसे कि वाटर प्लेस्ड इन अ क्लोज मेटालिक वेसल, तो ये आप लोगों के पास एक क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सपोज आप लोगों के पास एक थर्मोफ्लास्क है, ये जो घरों में चाय रखने के लिए होती है थर्मोफ्लास्क, दी बॉटल है थर्मोफ्लास्क। उसमें क्या होता है, आप चाय डालते हैं, चाय पूरा दिन गर्म रहती है। उसमें क्या है,
एक तो इतना क्लोज होता है कि ना तो उसमें से मैटर निकल सकता है यानी वेपर्स निकल सकते हैं, दूसरा ना वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है सराउंडिंग को, ना सराउंडिंग से अंदर एनर्जी आ सकती है। तो वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे एक थर्मोस फ्लास्क है, तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। उसके बाद स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सपोज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, तो आप इस यहीं से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम को। स्टेट की जगह लफ्ज कंडीशन लगा दें, कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये देखें, कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इस बात का क्या मतलब है? कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सपोज आप लोगों के पास बीकर है और बीकर के अंदर आप लोगों के पास पानी मौजूद है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीकर के अंदर पानी मौजूद है, इस पानी का टेम्परेचर क्या है, इस पानी का प्रेशर क्या है, इस पानी का वॉल्यूम कितना है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो भी कंडीशंस है उस वक्त उस बीकर की, उसके अंदर पानी की, आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। टेम्परेचर सपोज रूम टेम्परेचर पे पड़ा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। उसकी सरफेस के ऊपर सपोज हवा प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर उसकी जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अगर वो ओपन कंटेनर है तो सरफेस पे प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 लीटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। उसके बाद जो एंड दीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, और जो ये प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व की हैं इनको हम कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। जाहिर है इनको चेंज किया जा सकता है, इन स्टेट वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। अब क्या है, आप लोग इसको हीट करते हैं या इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। हीट करने से क्या होता है, इस वाली इसको हीट करें, नंबर ऑफ मोल तो वही रह गए, लेकिन क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, मालिक्यूल के दौरान फासला बनेगा, बढ़ेगा, वेपर बनेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पता है एक जो सिस्टम है, सपोज आप लोगों के पास एक शीशे का ग्लास है, वो आप लोगों के पास एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अभी हम उसके अंदर जाके नहीं देख रहे हैं कि क्या है, उसके एक एक एटम को स्टडी नहीं कर रहे, तो ओवरऑल वो आप लोगों के पास एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और उस सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप, जैसे उसका टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम। अब एक और बात याद रखें, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। याद रखें, जो आप लोगों के पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रख लें आप लोग, IN से याद रख लें, IN इंटेंसिव, विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर, जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक बीकर है, इसके अंदर पानी पड़ा है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक टब है, इसमें आपके पास पानी पड़ा है। सपोज बीकर में 1 लीटर पानी पड़ा है और इस टब के अंदर 50 लीटर पानी पड़ा है। बीकर में 1 लीटर पानी है और टब में 50 लीटर पानी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इन दोनों की सेम है, जो 1 लीटर पानी की प्रॉपर्टीज भी हैं और 50 लीटर पानी की प्रॉपर्टीज भी हैं। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों की सेम है? याद रखें, इंटेंसिव का आप लोग याद है इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, IN से इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती। अब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, रूम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम है, क्योंकि दोनों पानी रूम टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि 50 लीटर पानी है या 1 लीटर पानी है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हम कहते हैं ये मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही कि मैटर कितना है, 50 लीटर या 1 लीटर। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद पानी चाहे 1 लीटर हो चाहे 50 लीटर हो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है।
सरफेस टेंशन, आपको पता है जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन 1.33 होता है। उसमें ये कभी भी नहीं लिखा होता कि 1 लीटर पानी का सरफेस टेंशन क्या है, 50 लीटर का क्या है, नहीं। तो सरफेस टेंशन भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों के पास सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.33 है। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा, ये पानी की प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता 1 लीटर पानी है या 50 लीटर पानी है। उसके बाद जो आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी वो भी आप लोगों के पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैटर कितना है। पानी की डेंसिटी जो है वो होती है आप लोगों के पास 1 ग्राम पर ml, यानी 1 मिलीलीटर जो है पानी, उसकी डेंसिटी आप लोगों के पास 1 ग्राम होती है हमेशा, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। 1 मिलीलीटर पानी जो है उसकी डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम होती है, चाहे पानी कम हो। 1 लीटर पानी की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है और 50 लीटर पानी की डेंसिटी भी सेम है। तो इंटेंसिव मीन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती कि मैटर कितना है, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने कहा टेम्परेचर सेम है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, इसका भी और इसका भी। अब लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? मैस, ज़ाहिर है 1 लीटर पानी का मैस 1 किलोग्राम है, 50 लीटर पानी का मैस 50 किलोग्राम, दोनों का मैस डिफरेंट है। तो मैस एक आप लोगों के पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वॉल्यूम आप लोगों के पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम कम इसका ज्यादा है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, इन दोनों में क्या फर्क है? याद रखें, हीट कैपेसिटी है कि जितना मैस आप लोगों को दिया है उस सारे को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। यहाँ ज़रा 1 लीटर है, इस सारे को अगर हम लोग वेपर में लेके जाना चाहते हैं तो हमें कम हीट चाहिए, 50 लीटर को लेके जाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट होती है कि आप लोग 1 ग्राम पानी को लेके जाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 ग्राम पानी को, तो ये स्पेसिफिक हीट है, वो फिक्स हो गया, ये स्पेसिफिक हीट है। हीट कैपेसिटी है टोटल जितना पानी अवेलेबल उसको लेके जाने के लिए, और स्पेसिफिक हीट है ज़ाहिर है इसकी कुछ खास वैल्यू होती है, 4200 जूल पर मोल होती है कि 1 मोल को लेके जाने के लिए, इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी टोटल वाटर जितना अवेलेबल है उसको लेके जाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक हीट होती है एक यूनिट, चाहे वो मोल में हो चाहे ग्राम में हो, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, ये डिपेंड करती है मैटर पे। इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, उन तमाम एनर्जीज का सम है। अगर यहाँ पे 1 लीटर पानी है तो उसमें मॉलिक्यूल कम है, 50 लीटर पानी तो मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इंटरनल एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी इंटरनल एनर्जी कम है। इसी तरह जो एंथैल्पी होती है ये इंटरनल एनर्जी का और पीवी का सम होती है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होती है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल कम होंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की तादाद पे। अगर इंटरनल एनर्जी आप लोगों के पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आप लोगों के पास एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी पे वो डिपेंड करती है। इसी तरह जो एंट्रोपी होती है, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, वो भी आप लोगों के पास जहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है ज़ाहिर वो उनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, कम मॉलिक्यूल है तो उनमें रैंडमनेस कम होगी। रैंडमनेस तो बढ़ती है ना, बैटर बढ़ने के साथ साथ रैंडमनेस जो है बढ़ती है। वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मैस पे। तो गिब्स फ्री एनर्जी, जाहिर है जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है आप लोगों के पास, गिब्स फ्री एनर्जी वो होती है H माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इंथैल्पी पे डिपेंड करती है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इंथैल्पी पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों के पास इंथैल्पी ज्यादा है तो आप लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी, इंथैल्पी ज्यादा है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी, इंथैल्पी पे डिपेंड करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैटर पे डिपेंड करती हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, मैस, ये होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज मैटर पे डिपेंड नहीं करती
उनको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद स्टेट फंक्शन होता है। सपोज आप लोग यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। अब सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक बीकर के अंदर यहाँ पे या एक इसमें एक गैस मौजूद है, और इस गैस का सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस मौजूद है, इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम इसका V1 है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपने इसका प्रेशर जो है वो P2 कर दिया और वॉल्यूम V2 हो गया। प्रेशर P2 कर दिया और वॉल्यूम उसका आप लोगों ने क्या कर दिया, वॉल्यूम आपने V2 कर दिया। अब प्रेशर आप लोग अब इसका प्रेशर बढ़ा कैसे सकते हैं, वॉल्यूम कैसे कम कर सकते हैं, दो बातों पे डिपेंड करता है। आप लोग यहां से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा, या आप लोग टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर कम करें तो स्टेट फंक्शन वो चीज होती है, वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास, तो स्टेट फंक्शन आप लोगों के पास वो चीज होती है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने उसमें चेंज कैसे की, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। पहले वॉल्यूम आप लोगों के पास 2 लीटर था, फिर आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है वो आप लोगों के पास 1 लीटर हो गया। वॉल्यूम को 2 लीटर से 1 लीटर कैसे किया जा सकता है, या तो प्रेशर बढ़ा के किया जा सकता है या टेम्परेचर कम करके किया जा सकता है। लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हमने वॉल्यूम कैसे चेंज किया, प्रेशर बढ़ा के किया या टेम्परेचर कम करके। हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्टेड है। तो स्टेट फंक्शन वो चीज होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप लोग वो चेंज लाए कैसे। जो स्टेट फंक्शन है ये आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, ये सारे आप लोगों के पास जो है वो स्टेट फंक्शन है। उसके बाद जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं वो आप लोगों के पास 4 तरह के होते हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आपको पता है बार जो है वो प्रेशर के एक यूनिट भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और ए डायबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है ना, नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, या सराउंडिंग टू द सिस्टम, कोई हीट फ्लो ना हो। आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर सेम हो, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम जिसमें वॉल्यूम सेम हो, आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर जिसमें प्रेशर सेम हो। और ए डायबैटिक या एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट फ्लो ना कर सके, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो की जाती है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोग याद रखें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक गैस बंद है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। एक गैस है और उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एक मूवेबल पिस्टन है, इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। अभी आप लोग ज़हन में रखें, और फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसके ऊपर रेत का एक दाना डाल देते हैं, रेत का एक ग्रेन डाल देते हैं। तो आपने क्या किया, रेत का एक ग्रेन डालने से थोड़ा सा इन्फिनिटेसिमल इसके ऊपर आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाया है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आती है, वॉल्यूम में कमी, लेकिन ये इतनी कमी है जो ना होने के बराबर है। तो ये जो इन्फिनिटेसिमल चेंज है आप इसको करते जाते हैं, आप लोग यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम लेके आ जाते हैं, पिस्टन वहां से लेके यहां तक आ जाता है। आपने एक ड्रॉप ग्रेन इसका एक ग्रेन डाला उसका रेत का, फिर एक और ग्रेन डाला, 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 फिर एक और ग्रेन डाला। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हर दफा जब आपने ग्रेन डाला तो इसकी जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आई, वॉल्यूम में चेंज ना होने के बराबर आई है, प्रेशर में चेंज ना होने के बराबर आई है। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ता है, टेम्परेचर में चेंज ना होने के बराबर आई है, क्योंकि बिल्कुल एक ग्रेन डालने से आप इमेजिन करें
कितना चेंज आ सकता है एक ग्रेन डालने से। तो ये आप लोगों के पास रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें इन्फिनिटेसिमल चेंज करते हैं। अब आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास यहाँ पे एक आप लोगों के पास पिस्टन है मूवेबल और आप इसके ऊपर एक वेट रख देते हैं तो अचानक से इसका वॉल्यूम कम हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज, ये इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो इन्फिनिटेसिमल चेंजेस करके किया जाए उसे रिवर्सिबल कहते हैं। अब सपोज आप लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब आप लोग वापस जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक एक ग्रेन इसका उठाते जाए। पहले एक ग्रेन उठाएं, वॉल्यूम मामूली सा बड़ा है, वॉल्यूम इतना मामूली बड़ा है आप लोग ये कह सकते हैं कि ना कोई प्रेशर में चेंज आई है, ना कोई वॉल्यूम में चेंज आई है, ना कोई टेम्परेचर में चेंज आई है, इतनी मामूली चेंज आई है जो ना होने के बराबर है। तो एक एक ग्रेन उठाते जाए, एक एक ग्रेन उठाते जाए, तो ये जो इन्फिनिटेसिमल चेंज हो रही है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर आप किसी चीज को एक गैस जब कहीं पे अगर आप लोग ये सेंटेंस पढ़ें एक्सपेंशन ऑफ अ गैस रिवर्सिबली, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ग्रेन रखे हुए थे रेत के काफी सारे, फिर आपने एक एक ग्रेन उठाना शुरू कर दिया, एक एक ग्रेन, गैस एक्सपेंड होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हुई, इतनी आहिस्ता एक्सपेंड हुई कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप लोगों के पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट इन्फिनिटेसिमली स्लो स्पीड। बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दी है कि आप लोगों के पास एक मैंने जो ग्रेन की बात की है कि आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों के पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई गैस जो है वो बंद है और आप लोगों ने क्या किया है वहाँ पे सिलेंडर के मुंह पे आप लोगों ने एक पिस्टन लगा दिया है और उस पिस्टन के ऊपर आप लोग जो है वो रेत डालते जा रहे हैं। काफ़ी सारी रेत आप लोगों ने यहाँ रखी हुई पिस्टन पे, काफ़ी सारी रेत आप लोगों ने यहाँ रखी हुई और आप एक एक ग्रेन उठाते जाते, एक एक ग्रेन उठाते जाते, एक एक ग्रेन उठाने से ना कोई प्रेशर में चेंज आती है, ना कोई वॉल्यूम में चेंज आती है, ना कोई टेम्परेचर में चेंज आती है। ये जो मैं टेम्परेचर की चेंज की बात कर रहा हूँ ना, ये बात याद रखें जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ गैस कितनी एक्सपैंड हो रही है, गैस कितनी एक्सपैंड हो रही है, आप एक एक दाना उठा रहे हैं, एक एक दाना, तो एक दाना उठाने से टेम्परेचर में कितनी चेंज आएगी, ना होने के बराबर। प्रेशर में कितनी चेंज आई, ना होने के बराबर। वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ, ना होने के बराबर। तो ये इन्फिनिटेसिमल स्लो स्पीड है या रेट है। A reversible process is a process which is carried out at infinitesimal slow speed or rate so that all changes occurring in direct process can be exactly reversed. जो तमाम चेंजेस पहले हम रेत डाल के नीचे लाए थे फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाए, तमाम चेंजेस रिवर्स की and the system remains almost in the state of equilibrium with the surrounding at every stage of process. हर दफा जब आपने रेत का एक दाना उठाया, हर दफा रेत का एक दाना उठाया तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ये एक सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इक्विलिब्रियम है। एक्सचेंज तो तब होता अचानक से आप गैस को एक्सपेंड करते, टेम्परेचर गैस का फॉल कर जाता और वो फॉल करने से हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती या सिलेंडर की तरफ मूव करती। तो इसको हम कहते ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन हम तो इतनी स्लो स्पीड से इतनी आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस कर रहे हैं, इन्फिनिटेसिमली स्लो चेंजेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है हम इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद याद रखें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या क्या है। मैं आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता हूँ। अक्सर मैं बच्चों से जब पूछता हूँ कि इंटरनल एनर्जी के बारे में आप बताएं तो उनको कुछ पता नहीं होता। इंटरनल एनर्जी के बारे में अब हम बात करना चाहते हैं। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे हीलियम गैस, मैं एक बड़ा सिंपलेस्ट सा सिस्टम सोच रहा हूँ। सपोज यहाँ इस सिलेंडर के अंदर आपके पास हीलियम गैस मौजूद है, इसके अंदर आप लोगों के पास हीलियम गैस मौजूद है, इस सिलेंडर के अंदर काफी सारे हीलियम गैस के मॉलिक्यूल हैं। सपोज आप लोगों के पास हीलियम गैस के, मैं कहता हूँ 1 मोल हीलियम गैस मौजूद है,
एक मोल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम आमतौर पर मोल के टर्म्स में ही बात करते हैं। एक मोल हीलियम गैस का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास 6.02 10⁻23 इतने हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। हीलियम गैस के इतने मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल आप लोगों के पास हीलियम गैस जो है उसके मौजूद है। अब कौन कौन सी एनर्जीज जो है इस हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स के पास हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज। वो जो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल हैं, हर हीलियम के मॉलिक्यूल में, हीलियम एक ऐसी गैस है जिसके लिए चाहे लफ्ज मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें चाहे एटम इस्तेमाल करें, उसके लिए मॉलिक्यूल भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और एटम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अरसा पहले तक मॉलिक्यूल को डिफाइन किया जाता था सबस्टांस विच कंटेन मोर देन वन एटम, लेकिन याद रखें जो नोबेल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी इनको बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। हीलियम के एटम हवा में हर वक्त आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। दूसरा ये हीलियम के एटम किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाते, तो हम इस वजह से भी इसको कहते हैं कि ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूल हैं, और ये एटम भी हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हैं। एटम की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे भी ये पूरा उतरते हैं। अब मैं हीलियम के एक एटम की बात करूं, इस हीलियम के एक एटम की इंटरनल एनर्जी क्या है, तो उस एक एटम की जरा इंटरनल एनर्जी आप देखें। अब ये हीलियम का एटम है, दरमियान में हीलियम के एटम के यहाँ पे आप लोगों के पास न्यूक्लियस है, और यहाँ बाहर वाले शेल में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसने इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। हीलियम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नंबर 1 पे ये आ गई। दूसरा, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन पड़े हैं, 2 न्यूट्रॉन पड़े हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के पास कितनी एनर्जी है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब हीलियम के एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की वजह से एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहेंगे, और जो न्यूक्लियस की वजह से एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि 2 प्रोटॉन चूंकि पड़े हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन जो हैं वो इकट्ठे पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इकट्ठे पड़े हैं। इनकी जो रिपल्शन की एनर्जी है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा हो। ज़ाहिर रिपेल तो कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी एनर्जी के साथ रिपेल कर रहे हैं, और फिर इन दोनों को किसी एनर्जी ने बांध के भी रखा है। तो ये जो टोटल एनर्जी है, इनकी आपस में रिपल्शन की एनर्जी और इनकी फिर रिपल्शन के बाद इनकी आपस में जो गिली हुई एनर्जी है जिसकी वजह से ये इकट्ठे पड़े हैं, वो जो सारी कुछ एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी उसको कहते हैं। इसके तो फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल यूज करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मालूम नहीं की जा सकती कि वो प्रोटॉन जो आपस में इकट्ठे पड़े हैं वो किस फोर्स ने उनको इकट्ठा करके रखा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद ये जो आप लोगों के पास है ये एटम, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। अब इसमें वाइब्रेशन भी कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहे हैं, इसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। ये अपनी जगह पे रोटेट भी कर रहे हैं, इनको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। तो इस एक एटम के पास कितनी तरह की एनर्जीज है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है जो मूव करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी। इन तमाम एनर्जीज का जो सम है इस एक एटम का, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो क्या किसी भी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी मालूम की जा सकती है? तो नहीं, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती किसी भी सिस्टम की। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की फाइंड नहीं की जा सकती, याद रखें। अब अगर मैं कहूं ये सारे एटम्स जो हैं इनके दरमियान कुछ अट्रैक्शन भी है, उन अट्रैक्शन की वजह से भी एनर्जीज मौजूद हैं, तो अगर मैं कहूं इतने मॉलिक्यूल, तमाम मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करें, तो टोटल इंटरनल एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल की फाइंड नहीं की जा सकती, याद रखें।
अब तो सारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है ना, टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सबस्टांस। एक सबस्टांस के पास कितनी तरह की भी एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में द एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग विद द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। रोटेशनल ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियाई की एनर्जीज है उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? उनको भी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन, यानी एब्सोल्यूट जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम मालूम नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी सिस्टम की हम मालूम नहीं कर सकते उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, क्योंकि इन तमाम एनर्जीज को दो प्रोटॉन कैसे इकट्ठे पड़े हैं, किस एनर्जी ने उनको इकट्ठे करके रखा है, वो एनर्जी फाइंड करनी, न्यूट्रॉन कैसे पड़े हैं वो एनर्जी फाइंड करनी। ये इनमें कुछ एनर्जी की वैल्यू फाइंड की भी जा सकती होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इनके फार्मूले होंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को फाइंड करने के फार्मूले बहुत मुश्किल काम है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड नहीं की जा सकती। हाँ, एक और चीज है, वो ये है कि सपोज आप लोग इसको, इसी सिस्टम को अब आप हीट करते हैं। जब आप लोग इसको हीट करते हैं तो जो हीट आपने इसके अंदर डाली है तो जाहिर है इसमें चेंजेस आ गई हैं कुछ ना कुछ। जितनी हीट आपने इसको प्रोवाइड की है, जाहिर वो हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। अब इजाफा होने के बाद टोटल एनर्जी, सपोज पहले इस सिस्टम की एनर्जी थी E1, फिर आपने इसको किया हीट, अब इसकी टोटल इंटरनल होगी E2। अब E1 जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती, ना ही E2 फाइंड की जा सकती है। E2 फाइंड क्यों नहीं की जा सकती? जाहिर है E2 अब भी वही मॉलिक्यूल है, वही इलेक्ट्रॉन है, वही न्यूक्लियस है, सारा कुछ वही है। E2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। हाँ, ये फाइंड किया जा सकता है कि आपने कितनी हीट प्रोवाइड की है। वो जो आपने हीट प्रोवाइड की है उससे आप चेंज निकाल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आपने किया है। लेकिन आप कहेंगे चेंज तो तब निकलेगा ना जब आप लोगों ने E2 आपके पास होगा, उसमें से E1 माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, तो वो तो इससे निकालेंगे। लेकिन ना हमारे पास E2 की वैल्यू है ना E1 की वैल्यू, तो हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे? तो उस बारे में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेकिन जब हमने वो जो इसने चेंज आई है वो कैसे आई है? हीट प्रोवाइड करके आई है। तो आपने जितनी हीट प्रोवाइड की है ना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोवाइड की है, वो आपको बताएगा कि कितनी हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज की है। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का आप भी नहीं पता, क्योंकि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इन्वॉल्व है, बड़ा डिफिकल्ट है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। लेकिन जो आपने हीट प्रोवाइड की है, जिसने इंटरनल एनर्जी चेंज की है, वो आपको पता है कि आपने कितनी हीट प्रोवाइड की है। उसी हीट को आप कह दें कि इस हीट जो हमने प्रोवाइड की है ना, इसी को कन्वर्ट कर लें यूनिट में, एनर्जी के यूनिट में। जब एनर्जी के यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाएगी या तो हम कह सकते हैं कि हमने इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज किया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटरनल एनर्जीज की है वो फाइंड नहीं की जा सकती, ये आप लोगों के पास है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती आप लोगों के पास E2 माइनस E1, ना आपके पास E2 है ना E1 है। लेकिन ये चेंज फाइंड किया जा सकता है। वो चेंज आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? वो चेंज आप लोग फाइंड करेंगे कि आप लोगों ने जो हीट प्रोवाइड की है वो चेंज लाने के लिए वो आप प्रोवाइड करेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन क्वांटिटी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूँ, ये मैटर पे डिपेंड करती है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जैसे मैंने 1 मोल की यहाँ एग्जांपल दी है, अगर आप लोगों के पास ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उन तमाम एनर्जीज को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। स्टेट फंक्शन है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। Hence, in isothermal process, internal energy change is zero. किसी भी isothermal process में जो internal energy में change आता है वो zero आता है किसी भी isothermal process में। Internal energy जो है आइडियल गैस, वो किसी आइडियल गैस की वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, आप लोग अगर उसको हीट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर इंटरनल एनर्जी उसकी इतनी रहेगी। तो साइन कन्वर्जन, इसकी साइन कन्वेंशन जो है वो ये है, अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ई मींस एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड एंड पॉजिटिव वैल्यू एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो ये आप लोग इस तरह से रखें, जीम से जमा और जीम से जज़ब।
कि जब आप लोगों के पास, उर्दू में इस तरह याद रखें, जब आप लोगों के पास जज़ब हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, जमा की साइन या पॉजिटिव साइन आप लोग यूज करेंगे। ये उसके बाद एक और बात, आप लोगों के पास इंथैल्पी या हीट कंटेंट आप लोगों के पास क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज आप लोगों को मैं अभी ये बता रहा था कि हमारे पास यहाँ पे ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आप लोगों के पास 1 मोल हीलियम के एटम या मॉलिक्यूल मौजूद है। 1 मोल हीलियम के एटम या मॉलिक्यूल मौजूद है। मैं कहता हूँ इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड करें। वो इंटरनल एनर्जी फाइंड करने का तरीका तो मैं पहले बता चुका हूँ। आप उन तमाम मॉलिक्यूल या एटमों की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज फाइंड करें, तमाम एटमों की। उन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज में आप न्यूक्लियर एनर्जीज जो है वो ऐड करें। उन न्यूक्लियर एनर्जीज में आप लोग रोटेशनल एनर्जी उनकी ऐड करें, जो मॉलिक्यूल रोटेट करें। उन रोटेशनल एनर्जीज में आप लोग वाइब्रेशनल एनर्जीज ऐड करें उन मॉलिक्यूल की। उन वाइब्रेशनल एनर्जी में आप लोग ऐड करें ट्रांसलेशन एनर्जी। तो इस तरह तमाम सिस्टम की आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे आप ट्रांसलेशनल एनर्जी ऐड करें, वो पूरे सिस्टम की आप लोगों के पास आ गई इंटरनल एनर्जी। अब मैं बता चुका हूँ कि इंटरनल एनर्जी, ये तमाम वैल्यूज जो हैं, ज़ाहिर है इनको ऐड तो तब करेंगे ना जब इनकी वैल्यूज मालूम होंगी हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, रोटेशनल के भी फार्मूले होंगे, वाइब्रेशनल के भी, ट्रांसलेशनल के भी। लेकिन ये आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर एनर्जी उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की फाइंड नहीं की जा सकती। लेकिन इंथैल्पी क्या है, इसी इंटरनल एनर्जी के अंदर दो चीजें ऐड करें। एक ये कि ये गैस का वॉल्यूम कितना है। सपोज ये वॉल्यूम गैस का आप लोगों के पास अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये पड़ी है ना, 1 मोल हीलियम गैस, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे पड़ी है, 22.5 लीटर भी इसको कह सकते हैं, इतना वॉल्यूम है। और प्रेशर इसका कितना है, 1 atm। तो आप इस वॉल्यूम को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करें। प्रेशर 1 atm सपोज आप लोगों के पास, इस वॉल्यूम को आप लोग प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम को, तो आप लोग पीवी प्रेशर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करें, ये आप लोगों के पास आ गई एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो अगर आप लोगों से पूछूं क्या एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की जा सकती है। देखें एंथैल्पी होती है E प्लस पीवी। पीवी तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना, उनको मल्टीप्लाई कर। लेकिन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। इसका मतलब है एंथैल्पी जो है H, उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी पहले की तरह जो है वो फाइंड की जा सकती है। चेंज इन एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से आप लोगों के पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो आप लोगों के पास हीट इवाल्व होती है वो आप लोगों के पास है -393। कितनी है ये आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ये वैल्यू साथ लिखी हुई होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये वैल्यूज लिखी थी -393 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है, अब ये डेल्टा H क्या होता है, ये होता है H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 उसको डेल्टा H कहेंगे। H2 माइनस H1 इसको डेल्टा H, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या रिएक्टेंट की एंथैल्पी की वैल्यू आप लोगों के पास है, कार्बन और ऑक्सीजन की एंथैल्पी की वैल्यू आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास कार्बन की जो रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास है। देख लेते हैं। एंथैल्पी होता है E प्लस पीवी। इनके प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारे पास नहीं होगी। इसका मतलब है हमारे पास H रिएक्टेंट की एंथैल्पी हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है H2, इनकी एंथैल्पी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी आप लोगों के पास मौजूद है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंथैल्पी क्या होती है, वो होती है इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं,
देखें ये जो वैल्यू है -393 किलो जूल पर मोल, इस रिएक्शन के लिए जो हीट इवाल्व होती है वो ये है। क्या ये वैल्यू आप लोगों के पास किस तरह आई है? क्या ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस करने से ये वैल्यू आई है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की इंथैल्पी है? इनकी इंथैल्पी क्या होती है? E प्लस PV। जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, बेशक PV प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म हमें मालूम है, लेकिन हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। हम लोग देख चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं की जा सकती, यानी उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज, उसके न्यूक्लियाई की एनर्जीज, उसकी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन एनर्जीज वो फाइंड नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एंथैल्पी की वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती। जब इन हमारे पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, जिसका आंसर ये आता है, जब हमारे पास इनकी वैल्यूज ही नहीं है तो फिर हम लोग ये कैसे करते हैं? ये हम करते हैं कैलोरीमीटर के जरिए। कैलोरीमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमें ये नहीं पता कि उसकी प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है या रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या है। हाँ ये पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंथैल्पी में जो चेंज है, जो फर्क है वो ये, जो कि हमने कैलोरीमीटर से निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो चेंज आती है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसका फार्मूला है, हीट रिलीज्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये उसका फार्मूला है जिससे इसकी कैलकुलेशन पहले आप लोग कर चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये फार्मूला इस फॉर्म में कैसे आ जाता है। वो आप लोग देख लीजिएगा कि इसको यहाँ ये इसमें कैसे चेंज होता है, डिफरेंशियल लेने से चेंज होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, लेकिन इनमें जो चेंजेस हैं वो आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हमने तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की फाइंड नहीं की जा सकती, लेकिन इनकी चेंजेस फाइंड की जा सकती हैं। और एक और बात, इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आती। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो आप लोगों के पास जीरो होगी। एंथैल्पी का दूसरा जो नाम है उसे बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। Hence, the enthalpy change accompanying in a process may also be defined as sum of increase in internal energy, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना इजाफा हुआ, एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क में कितना इजाफा हुआ, उसको हम लोग कह सकते हैं उसको इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी जो है उसको हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, उसको हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है आप लोगों ने पहले कई दफा किया है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सपोज आप लोगों के पास ये एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और यहाँ पे आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास एक तांबे का ब्लॉक है। एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और एक आप लोगों के पास तांबे का ब्लॉक है। इन एल्यूमिनियम के ब्लॉक और तांबे के ब्लॉक को आप लोग मिला देते हैं। सपोज ये जो आप लोगों के पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है इसका टेम्परेचर आप लोगों के पास सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप लोगों के पास ये जो तांबे का ब्लॉक इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करके आती है। तो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करके आती है। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो आप लोगों के पास फ्लो करके आएगी। तो अब अगर हीट जो है क्या वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाती? क्या इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक। यहाँ टेम्परेचर सपोज आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ टेम्परेचर आप लोगों के पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इन दोनों, इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को और इस ब्रास के ब्लॉक को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं
तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जितनी हीट ये लूज करेगा इतनी ही हीट ये गेन करेगा। अब लेकिन एक और बात, क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ये नहीं हो सकता कि जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो? उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होता है। तो क्या इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो डायरेक्शन है हीट के फ्लो की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक उसको एड्रेस नहीं करता, हालांकि उसमें भी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। एक बात ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आप लोगों के पास कुछ पानी पड़ा है और वो पानी का टेम्परेचर आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का टेम्परेचर आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज़ाहिर है वो बीकर जब वो पानी ठंडा होगा उसको आप रख रहे हैं तो वो जो हीट लूज करेगा वो हीट आप लोगों के पास कहाँ आती है? वो हीट आप लोगों के पास सराउंडिंग में आती है। जितनी हीट ये लूज करेगा इतनी हीट सराउंडिंग गेन करेगा। इसका मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कांस्टेंट। अब जितनी हीट इसने लूज की है इतनी हीट इसने गेन की है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें ये होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आती है। जब मैंने ये कहा हॉट बॉडी से हीट फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो होता है। लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जाए, हालांकि एनर्जी फिर भी कंजर्व रहेगी। जितनी हीट ये लूज करेगा कोल्ड बॉडी इतनी हीट ये गेन करेगा। टोटल एनर्जी फिर भी सेम है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो डेफिनेशन है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक पानी पड़ा है बीकर में, उसको आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। वो हीट जो लूज करेगा वो जाएगी सराउंडिंग में। जितनी हीट ये लूज करता है इतनी हीट वो सराउंडिंग को जाती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आप हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ है। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी जो आप लोगों के पास मैथमेटिकल फॉर्म है ये आप लोग पहले कर चुके हुए हैं। वो ये है कि एक जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज दो तरीकों से लाया जा सकता है। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया जा सकता है या उसमें हीट ऐड करके या उसमें वर्क करके। ये दो तरीके हैं जिससे किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज लाया जा सकता है। यानी अगर इंटरनल एनर्जी में आपने चेंज करनी है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, दो तरीकों से की जा सकती है। या आप उसको सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें या हीट निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे की जाती है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज कैसे की जा सकती है। इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं, या उसमें हीट ऐड करें या हीट निकालें, या उस सिस्टम पे वर्क डन या उस सिस्टम पे वर्क करें या उस सिस्टम में से आप लोग वर्क निकालें। ये आप लोगों के पास है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक गैस मौजूद है। इस गैस के अंदर जो है वो कुछ मॉलिक्यूल मौजूद है। गैस के अंदर मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है। अब ये जो सिस्टम है इसकी कुछ ना कुछ आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी है। सपोज इसकी इंटरनल एनर्जी ई है। आप क्या करते हैं, आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। जब आप लोग इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। एक तो इन मॉलिक्यूलों की एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी वो जो वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो हीट प्रोवाइड की है उसने इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज की है, और कुछ जो है जब उस हीट जो आपने दी है उसने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया है। तो ये आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं। एक ये है उस सिस्टम में आप हीट ऐड करें या उस सिस्टम के ऊपर आप वर्क करें। ये आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये आप लोगों के पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।